नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदान उपन्यास की श्रृंखला में। अब तक हमने पढ़ा कि राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने मित्रों को भी आमंत्रित किया है, जिसमें मिस्टर तनखा, ओंकार नाथ, मिस्टर खन्ना, मिसेज खन्ना, मिस मालती और मिस्टर मेहता भी आए हुए हैं। और सब आपस में किसी सामाजिक मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कभी कभी एक तीखी बहस जैसा भी हो जाता है, जिसे राय साहब बहुत अच्छे ढंग से संभाल भी लेते हैं। मार्क्सवाद, समाजवाद, पत्रकारिता की बातें, जमींदारी प्रथा उन्मूलन की बातें, बहुत सारी बातें होती हैं और सब अपना अपना मत भी रखते हैं। धीरे धीरे बात होते होते विवाह व्यवस्था और तलाक व्यवस्था तक भी बात आती है और उस समय तलाक का बिल भी पास होने वाला था, तो ये मुद्दा भी जोरों से उठ रहा था। तो विवाह व्यवस्था के बारे में सब अपना अपना मत रखते हैं और मिस मालती मिस्टर मेहता से पूछती हैं कि आप तो फिलोसोफर हैं मिस्टर मेहता, आपका क्या विचार है विवाह तलाक जैसी व्यवस्थाओं पर। मिस्टर मेहता कहते हैं कि मैं विवाह को एक सामाजिक समझौता मानता हूँ। विवाह करने से पहले स्त्री और पुरुष दोनों स्वाधीन हैं, दोनों अपना अपना स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, पर विवाह हो जाने के बाद विवाह तोड़ने का अधिकार ना तो पुरुष को है और ना तो स्त्री को। और अब देखते हैं कि क्या मिस्टर मेहता के इस विचार से सब सहमत होते हैं या कुछ असहमत भी होते हैं। आइए सुनते हैं गोदान में आज की कहानी। मिस मालती कह रही हैं, तो आप तलाक के विरोधी हैं, क्यों? पक्का। और मुक्त भोग वाला सिद्धांत, वह उनके लिए है जो विवाह नहीं करना चाहते। अपनी आत्मा का संपूर्ण विकास सभी चाहते हैं, फिर विवाह कौन करे और क्यों करे? इसीलिए कि मुक्ति सभी चाहते हैं, पर ऐसे बहुत कम है जो लोभ से अपना गला छुड़ा सके। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को और व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। धनुष यज्ञ का अभिनय निकट था। 10 से 1 तक धनुष यज्ञ, 1 से 3 तक प्रहसन, यह प्रोग्राम था। भोजन की तैयारी शुरू हो गई। मेहमानों के लिए बंगले में रहने का अलग अलग प्रबंध था। खन्ना परिवार के लिए 2 कमरे और कितने मेहमान आ गए थे। सभी अपने अपने कमरे में गए और कपड़े बदल बदल कर भोजनालय में जमा हो गए। यहाँ छूत छात का कोई भेद ना था। सभी जातियों और वर्णों के लोग साथ भोजन करने बैठे। केवल संपादक ओंकार नाथ सबसे अलग अपने कमरे में फलाहार करने गए और कामिनी खन्ना को सिर दर्द हो रहा था, तो उन्होंने भोजन करने से इनकार कर दिया। भोजनालय में मेहमानों की संख्या 25 से कम न थी। शराब और मांस भी। इस उत्सव के लिए राय साहब अच्छी किस्म की शराब खास तौर पर खिंचवाते थे। खींची जाती थी दवा के नाम पर होती थी खालिश शराब। मांस भी कई तरह के पके थे, कोफ्ते, कबाब और पुलाव। मुर्ग, मुर्गियां, बकरा, हिरन, तीतर, मोर, जिसे जो पसंद हो वह खाए। भोजन शुरू हो गया तो मिस मालती ने पूछा, संपादक जी कहाँ रह गए? किसी को भेजो राय साहब, उन्हें पकड़ कर लाएं। राय साहब ने कहा, वह वैष्णव है, उन्हें यहाँ बुलाकर क्यों बेचारे का धर्म नष्ट करोगी? बड़ा ही आचार निष्ठ आदमी है। अजी कुछ ना सही, तमाशा तो रहेगा। सहसा एक सज्जन को देखकर उसने पुकारा, आप भी तशरीफ रखते हैं मिर्जा खुर्शीद? यह काम आपके सुपुर्द, आपकी लियाकत की परीक्षा हो जाएगी। मिर्जा खुर्शीद गोरे चिट्टे आदमी थे। भूरी भूरी आंखें, नीली आंखें, दोहरी देह, चांद के बाल सफा चट, छकलिया अचकन और चूड़ीदार पजामा पहने थे, ऊपर से हैट लगा लेते थे। वोटिंग के समय चौंक पड़ते थे और नेशनलिस्टों की तरफ से वोट देते थे। सूफी मुसलमान थे, 1-2 बार हज भी कराए थे, मगर शराब खूब पीते थे। कहते थे, जब हम खुदा का एक हुक्म भी नहीं मानते तो दीन के लिए क्यों जान दें? बड़े दिल लगी बाज, बेफिक्रे जीव थे। पहले बसर में ठीके का कारोबार करते थे, लाखों कमाए, मगर शामत आई कि एक मेम से आशनाई कर बैठे। मुकदमेबाजी हुई, जेल जाते जाते बचे। 24 घंटे के अंदर मुल्क से निकाले जाने का हुक्म हुआ। जो कुछ जहां था वहीं छोड़ा और सिर्फ 50,000 लेकर भाग खड़े हुए। बंबई में उनके एजेंट थे, सोचा था उनसे हिसाब किताब कर लें और जो निकलेगा उसे में जिंदगी काट देंगे, मगर एजेंटों ने जाल करके वह 50,000 भी ऐंठ लिए। निराश होकर वह लखनऊ चले आए। गाड़ी में एक महात्मा से साक्षात हुआ। महात्मा जी ने उन्हें सब्ज बाग दिखाकर उनकी घड़ी, अंगूठियां, रुपए सब उड़ा लिए। बेचारे लखनऊ पहुंचे तो देह के कपड़ों के सिवा कुछ ना था। राय साहब से पुरानी मुलाकात थी, उनकी कुछ मदद
और कुछ अन्य मित्रों की मदद से एक जूते की दुकान खोल ली। अब वह लखनऊ की सबसे चलती हुई जूते की दुकान, 400-500 की रोज की बिक्री थी। जनता को उन पर थोड़े ही दिनों में विश्वास हो गया कि एक बड़े भारी मुस्लिम तालुकेदार को नीचा दिखाकर कौंसिल में पहुंच गए। अपनी जगह पर बैठे बैठे बोले, जी नहीं, मैं किसी का दीन नहीं बिगाड़ता। यह काम आपको खुद करना चाहिए। मजा तो जब है जब आप उन्हें शराब पिला कर छोड़े। यह आपके हुस्न के जादू की आजमाइश है। चारों तरफ से आवाजें आईं, हाँ हाँ मिस मालती, आज आप अपना कमाल दिखाइए। मालती ने मिर्जा को ललकारा, कुछ इनाम दोगे? 100 रुपए की एक थैली। खुश, 100 रुपए, लाख रुपए का धर्म बिगाड़ू 100 के लिए? अच्छा आप खुद अपनी फीस बताइए। अच्छा 1000, कौड़ी कम नहीं। अच्छा मंजूर। जी नहीं, लाकर मेहता जी के हाथ में रख दीजिए। मिर्जा जी ने तुरंत 200 का नोट जेब से निकाला और उसे दिखाते हुए खड़े होकर बोले, भाइयों, यह हम सब मर्दों की इज्जत का मामला है। अगर मिस मालती की फरमाइश ना पूरी हुई तो हमारे लिए कहीं मुंह दिखाने की जगह न रहेगी। अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं मिस मालती की एक एक अदा पर एक एक लाख रुपए कुर्बान कर देता। एक पुराने शायर ने अपने माशूक के काले तिल पर समरकंद और बुखारा के सूबे कुर्बान कर दिए थे। आज आप सभी साहबों की जबानबंदी और हुस्न परस्ती का इम्तहान है। जिसके पास जो कुछ हो सच्चे सूरमा की तरह निकाल कर रख दो। आपको इल्म की कसम, माशूक की अदाओं की कसम, अपनी इज्जत की कसम, पीछे कदम ना हटाइए। मर्दों, रुपए खर्च हो जाएंगे, नाम हमेशा के लिए रह जाएगा। ऐसा तमाशा लाखों में सस्ता है। देखिए लखनऊ की हसीनों की रानी एक जाहिद पर अपने हुस्न का मंत्र कैसे चलाती है। भाषण समाप्त करते ही मिर्जा जी ने हर एक की जेब तलाशी शुरू कर दी। पहले मिस्टर खन्ना की तलाशी हुई। उनकी जेब से 5 रुपए निकले। मिर्जा ने मुंह फीका करके कहा, वाह खन्ना साहब वाह, नाम बड़े और दर्शन छोटे। इतनी कंपनियों के डायरेक्टर, लाखों की आमदनी और आपकी जेब में 5 रुपए। लाहौल बिला कुवैत कहाँ है मेहता? आप जरा जाकर मिसेज खन्ना से कम 100 रुपए वसूल कर लाए। खन्ना खिसियाकर बोले, अजी उनके पास एक पैसा भी ना होगा। कौन जानता था कि आप यहाँ तलाशी लेना शुरू कर देंगे। खैर आप खामोश रहिए, हम अपनी तकदीर तो आजमा लें। अच्छा तो मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। जी नहीं, आप यहाँ से हिल नहीं सकते मिस्टर मेहता। आप फिलोसफर हैं, मनोविज्ञान के पंडित। देखिए अपनी भद ना कराइएगा। मेहता शराब पीकर मस्त हो जाते थे। उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता था और विनोद सजीव हो जाता था। लपक कर मिसेज खन्ना के पास गए और 5 ही मिनट में मुंह लटकाए लौट आए। मिर्जा ने पूछा, अरे क्या खाली हाथ? राय साहब हंसे, काजी के घर चूजे भी सयाने। मिर्जा ने कहा, हो बड़े खुशनसीब खन्ना, खुदा की कसम। मेहता ने कहा मारा और जेब से 100-100 के 5 नोट निकाले। मिर्जा ने लपक कर उन्हें गले लगा लिया। चारों तरफ से आवाजें आने लगी, कमाल है, मानता हूँ उस्ताद, क्यों ना हो फिलोसफर जो ठहरे। मिर्जा ने नोटों को आंखों से लगाकर कहा, भाई मेहता, आज मैं तुम्हारा शागिर्द हो गया, बताओ क्या जादू मारा। मेहता आकड़ कर लाल लाल आंखों से ताकते हुए बोले, अजी कुछ नहीं। ऐसा कौन सा बड़ा काम था, जाकर पूछा अंदर आऊं? बोली, आप है मेहता जी, आइए। मैंने जाकर अंदर कहा, वहां लोग ब्रिज खेल रहे हैं। अंगूठी 1000 से कम की नहीं है, आपने तो देखा ही, बस वही। आपके पास रुपए हो तो 500 रुपए देकर 1000 की चीज ले लीजिए, ऐसा मौका फिर ना मिलेगा। मिस मालती ने इस वक्त रुपए ना दिए तो बेदाग निकल जाएंगी। पीछे से कौन देता है? शायद इसीलिए उन्होंने अंगूठी निकाली है कि 500 रुपए किसके पास धरे होंगे। मुस्कुराई और चट अपने बटुए से 5 नोट निकाल कर दे दिए और बोली, मैं बिना कुछ लिए घर से नहीं निकलती, ना जाने कब क्या जरूरत पड़ जाए। खन्ना खिसियाकर बोले, जब हमारे प्रोफेसरों का हाल यह है तो यूनिवर्सिटी का ईश्वर ही मालिक है। खुर्शीद ने घाव पर नमक छिड़का, अरे तो ऐसी कौन सी बड़ी रकम है जिसके लिए आपका दिल बैठा जाता है? खुदा झूठ ना बुलवाए, यह तो आपकी एक दिन की आमदनी है। समझ लीजिएगा एक दिन बीमार पड़ गए और जाइएगा भी तो मिस मालती के ही हाथ में। आपके दर्द जिगर की दवा मिस मालती के पास ही तो है। मालती ने ठोकर मारी, देखिए मिर्जा जी, तबेले में लतिहाउद अच्छी नहीं। मिर्जा ने दुम हिलाई, कान पकड़ता हूँ देवी जी। मिस्टर तनखा की तलाशी हुई, मुश्किल से 10 रुपए निकले। मेहता की जेब से केवल अठन्नी निकली। कई सज्जनों ने एक एक 2-2 रुपए खुद से दे दिए। हिसाब जोड़ा गया तो 300 की कमी थी। यह कमी राय साहब ने उदारता के साथ पूरी कर दी।
संपादक जी ने मेवे और फल खाए थे और जरा कमर सीधी ही कर रहे थे कि राय साहब ने जाकर कहा, आपको मिस मालती याद कर रही हैं। खुश होकर बोले, मिस मालती मुझे याद कर रही हैं? धन्यवाद। राय साहब के साथ ही हाल में आ विराजे। उधर नौकरों ने मेजें साफ कर दी थी। मालती ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। संपादक जी ने नम्रता दिखाई। बैठिए, तकल्लुफ ना कीजिए, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। मालती ने श्रद्धा भरे स्वर में कहा, आप तकल्लुफ समझते होंगे, मैं समझती हूँ, मैं अपना सम्मान बढ़ा रही हूँ। यूँ आप अपने को कुछ समझे ना समझे आपको शोभा नहीं देता, लेकिन यहाँ जितने सज्जन जमा हैं, सभी आपकी राष्ट्र और साहित्य सेवा से भली भांति परिचित हैं। आपने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण काम किया है, अभी चाहे लोग उसका मूल्य ना समझें, लेकिन वह समय दूर नहीं। मैं तो कहती हूँ वह समय आ गया है, जब हर एक नगर में आपके नाम की सड़कें बनेंगी, क्लब बनेंगे, टाउन हॉलों में आपके चित्र लटकाए जाएंगे। इस वक्त जो थोड़ी बहुत जागृति है, वह आपके ही महान उद्योगों का प्रसाद है। आपको यह जानकर आनंद होगा कि देश में अब आपके ऐसे अनुयायी पैदा हो गए हैं जो आपके देहात सुधार आंदोलन में आपका हाथ बटाने को उत्सुक है। और उन सज्जनों की बड़ी इच्छा है कि यह काम संगठित रूप से किया जाए और एक देहात सुधार संघ स्थापित किया जाए जिसके आप सभापति हों। ओंकार नाथ के जीवन में यह पहला अवसर था कि उन्हें चोटी के आदमियों में इतना सम्मान मिले। यूँ वह कभी कभी आम जलसों में बोलते थे और कई सभाओं के मंत्री और उपमंत्री भी थे, लेकिन शिक्षित समाज ने अभी तक उनकी उपेक्षा ही की थी। उन लोगों में वह किसी तरह भी ना मिल पाते थे, इसलिए आम जलसों में उनकी निष्क्रियता स्वार्थान्धता की शिकायत किया करते थे और अपने पत्र में एक एक को रगेदते भी थे। कलम तेज थी, वाणी कठोर, साफ गोई की जगह उच्च श्रृंखलता कर बैठते थे, इसलिए लोग उन्हें खाली ढोल समझते थे। उसी समाज में आज उनका इतना सम्मान। कहाँ है आज स्वराज, स्वाधीन भारत और हंटर के संपादक? आकर देखें और अपना कलेजा ठंडा करें। आज अवश्य ही देवताओं की उन पर कृपा दृष्टि है। सद्यो कभी निष्फल नहीं जाता, यह ऋषियों का वाक्य है। वह स्वयं अपनी नजरों में उठ गए, कृतज्ञता से पुलकित होकर बोले, देवी जी, आप तो मुझे कांटों में घसीट रही हैं। मैंने तो जनता की सेवा में जो भी कुछ किया, वह अपना कर्तव्य समझकर ही किया। मैं इस सम्मान को अपना नहीं, इस उद्देश्य का सम्मान समझ रहा हूँ जिसके लिए मैंने अपना जीवन अर्पित कर दिया है। लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि प्रधान का पद किसी प्रभावशाली पुरुष को दिया जाए। मैं पदों में विश्वास नहीं करता, मैं तो सेवक हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। मिस मालती इसे किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकती थी। सभापति पंडित जी को बनना ही पड़ेगा। नगर में उन्हें ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति कोई दूसरा नहीं दिखाई देता, जिसकी कलम में जादू है, जिसकी जबान में जादू है, जिसके व्यक्तित्व में जादू है। वह कैसे कहता है कि वह प्रभावशाली नहीं है? वह जमाना गया जब धन और प्रभाव में मेल था। अब प्रतिभा और प्रभाव के मेल का युग है। संपादक जी को यह पद अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। मंत्री मिस मालती होंगी। इस सभा के लिए 1000 का चंदा भी हो गया है और अभी तो सारा शहर और प्रांत पड़ा हुआ है। 4-5 लाख मिल जाना मामूली बात है। ओंकार नाथ पर कुछ नशा सा चढ़ने लगा। उनके मन में जो एक प्रकार की फुरहरी सी उठ रही थी, उसने गंभीर उत्तरदायित्व का रूप धारण कर लिया। बोले, मगर यह आप समझ लें मिस मालती, यह बड़ी जिम्मेदारी का काम है और आपको अपना बहुत सा समय देना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभा भवन में मुझे सबसे पहले मौजूद पाएंगे। मिर्जा ने पुचारा दिया, आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी यह नहीं कह सकता कि आप अपना फर्ज अदा करने में कभी किसी से पीछे रहे हो। मिस मालती ने देखा कि शराब कुछ कुछ असर करने लगी है, तो और भी गंभीर बनकर बोली, अगर हम लोग इस काम की महानता ना समझें, तो ना यह सभा स्थापित होगी और ना आप इसके सभापति होते। हम किसी रईस या तालुकेदार को सभापति बनाकर धन खूब बटोर सकते हैं और सेवा की आड़ में स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन यह हमारा उद्देश्य नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य जनता की सेवा करना है और उसका सबसे बड़ा साधन आपका पत्र है। हमने निश्चय किया है कि हर एक गांव और नगर में उसका प्रचार किया जाए और जल्द से जल्द उसकी ग्राहक संख्या को 20,000 तक पहुंचा दिया जाए। प्रांत की सभी म्युनिसिपल और जिला बोर्ड के चेयरमैन हमारे मित्र हैं। कई चेयरमैन तो यहीं विराजमान हैं। अगर हर एक ने 500-500 प्रति भी ले ली तो 25,000 प्रतियां तो आप यकीनी समझें। फिर राय साहब और मिर्जा साहब की यह सलाह है
कि काउंसिल में इस विषय का एक प्रस्ताव रखा जाए कि प्रत्येक गांव के लिए बिजली की एक प्रति सरकारी तौर पर मंगवाई जाए या कुछ वार्षिक सहायता स्वीकार की जाए, और हमें पूरा विश्वास है कि यह प्रस्ताव पास हो जाएगा। ओंकार नाथ ने जैसे नशे में झूमते हुए कहा, हमें गवर्नर के पास डिपुटेशन लेके जाना होगा। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। उनसे कहना होगा कि किसी सभ्य शासन के लिए कितनी लज्जा और कलंक की बात है कि ग्रामोत्थान का अकेला पत्र होने पर भी बिजली का अस्तित्व तक नहीं स्वीकार किया जाता। मिर्जा खुर्शीद ने कहा, अवश्य अवश्य, मैं गर्व नहीं करता, अभी गर्व करने का समय नहीं आया, लेकिन मुझे इसका दावा है कि ग्राम्य संगठन के लिए बिजली ने जितना उद्योग किया है। मिस्टर मेहता ने सुधारा, नहीं महाशय, तपस्या कहिए। मैं मिस्टर मेहता को धन्यवाद देता हूँ। हाँ, इसे तपस्या ही कहना चाहिए, बड़ी कठोर तपस्या। बिजली ने जो तपस्या की है वह इस प्रांत के ही नहीं, इस राष्ट्र के इतिहास में अभूतपूर्व है। मिर्जा खुर्शीद बोले, जरूर जरूर। मिस मालती ने एक पेग और दिया, हमारे संघ ने यह निश्चय भी किया है कि काउंसिल में आपकी जो जगह खाली हो उसका उम्मीदवार हम लोग खड़ा करेंगे और आपको केवल अपनी स्वीकृति देनी होगी। शेष सारा काम हम लोग कर लेंगे। आपको ना खर्च से मतलब, ना प्रोपेगेंडा, ना धूप दौड़ से। ओंकार नाथ की आंखों की ज्योति दुगनी हो गई थी। गर्वपूर्ण नम्रता से बोले, मैं आप लोगों का सेवक हूँ, मुझसे जो काम चाहे ले लीजिए। हम लोगों को आपसे ऐसे ही आशा है। हम अब तक झूठे देवताओं के सामने नाक रगड़ते रगड़ते हार गए और कुछ हाथ ना लगा। अब हमने आप में सच्चा पथ प्रदर्शक, सच्चा गुरु पाया है, और इस शुभ दिन के आनंद में आज हमें एक मन एक प्राण होकर अपने अहंकार को, अपने दंभ को तिलांजलि दे देनी चाहिए। हम में आज से कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। हम सब एक ही माता के बालक, एक ही गोद पे खेलने वाले, एक ही थाली के खाने वाले भाई हैं। जो लोग भेदभाव में विश्वास करते हैं वे लोग अलगाव और कट्टरता के उपासक हैं। उनके लिए हमारी सभा में स्थान नहीं है। जिस सभा के सभापति पूज्य ओंकार नाथ जी जैसे विशाल हृदय व्यक्ति हों, उस सभा में ऊंच नीच का, खान पान का और जात पाति का भेद नहीं हो सकता। जो महानुभाव एकता में और राष्ट्रीयता में विश्वास ना रखते हो, वो कृपा करके यहाँ से उठ जाएं। राय साहब ने शंका की, मेरे विचार में एकता का यह आशय नहीं है कि सब लोग खान पान का विचार छोड़ दें। मैं शराब नहीं पीता तो क्या मुझे इस सभा से अलग हो जाना पड़ेगा? मालती ने निर्मम स्वर में कहा, बेशक अलग हो जाना पड़ेगा। आप इस संघ में रहकर किसी तरह का भेद नहीं रख सकते। मेहता जी ने घड़े को ठोका, मुझे संदेह है कि हमारे सभापति जी स्वयं खान पान की एकता में विश्वास नहीं रखते हैं। ओंकार नाथ का चेहरा जर्द पड़ गया। इस बदमाश ने यह क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी। दुष्ट कहेंगे, गड़े मुर्दे ना उखाड़ने लगे। नहीं, यह सारा सौभाग्य स्वप्न की भांति शून्य में विलीन हो जाएगा। मिस मालती ने उनके मुंह की ओर जिज्ञासा की दृष्टि से देखकर कहा, आपका संदेह निराधार है मेहता महोदय। क्या आप समझते हैं कि राष्ट्र की एकता का ऐसा अनन्य उपासक, ऐसा उदार चेता पुरुष, ऐसा रसिक कवि इस निरर्थक और लज्जाजनक भेद को मान्य समझेगा? ऐसी शंका करना उनकी राष्ट्रीयता का अपमान करना है। ओंकार नाथ का मुखमंडल प्रदीप्त हो गया। प्रसन्नता और संतोष की आभा झलक पड़ी। मालती ने उसी स्वर में कहा, और इससे भी अधिक उनकी पुरुष भावना का। एक रमणी के हाथों से शराब का प्याला पाकर वह कौन भद्र पुरुष होगा जो इनकार कर दे? यह तो नारी जाति का अपमान होगा, उसी नारी जाति का जिसके नयन बाड़ों से अपने हृदय को बिधवाने की लालसा पुरुष मात्र में होती है, जिनकी अदाओं पर मर मिटने के लिए बड़े बड़े महीप लालायित रहते हैं। लाइए बोतल और प्याले और दौड़ चलने दीजिए। इस महान अवसर पर किसी तरह की शंका, किसी तरह की आपत्ति राष्ट्रद्रोह से कम नहीं। पहले हम अपने सभापति की सेहत का जाम पिएंगे। बर्फ, शराब और सोडा तो पहले से ही तैयार था। मालती ने ओंकार नाथ को अपने हाथों से लाल विष से भरा हुआ गिलास दिया और उन्हें कुछ ऐसी जादू भरी चितवन से देखा कि उनकी सारी निष्ठा, सारी वर्ण श्रेष्ठता काफूर हो गई। मन ने कहा, सारा आचार विचार परिस्थितियों के अधीन है। आज तुम दरिद्र हो, किसी मोटर कार को धूल उड़ाते देखते रहो तो ऐसा क्या बिगड़ते हो कि उसे पत्थरों से चूर चूर कर दो। लेकिन क्या तुम्हारे मन में कार की लालसा नहीं है? परिस्थिति की विधि है और कुछ नहीं। बाप दादू ने नहीं पी, ना पी हो, उन्हें ऐसा अवसर ही कब मिला था। उनकी जीविका पोथी पत्रों पर थी। शराब लाते कहाँ से, और पीते भी तो जाते कहाँ? फिर तो वह रेलगाड़ी पर ना चढ़ते थे, कल का पानी भी ना पीते थे, अंग्रेजी पढ़ना पाप समझते थे,
समय कितना बदल गया है। समय के साथ अगर आप नहीं चल सकते तो वह तुम्हें पीछे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी महिला के कोमल हाथों से विष भी मिले तो शिरोधार्य करना चाहिए। जिस सौभाग्य के लिए बड़े बड़े राजे तरसते हैं, आज वह उनके सामने खड़ा है, वह कैसे ठुकरा सकते हैं। उन्होंने गिलास लिया और सिर झुकाकर एक ही सांस में शराब पी गए, और तब लोगों को गर्व भरी आंखों से देखा, मानो कह रहे हो, अब तो आपको मुझ पर विश्वास आया। क्या समझते हैं, मैं निरा पोंगा पंडित हूँ? अब तो मुझे दंभी और पाखंडी का करने का साहस नहीं कर सकते। हॉल में कुछ ऐसा शोरगुल मचा कि कुछ ना पूछो। जैसे पिटारे में बंद कहे कहे निकल पड़े। वाह देवी जी, क्या कहना है, कमाल है मिस मालती, कमाल है। तोड़ दिया, नमक का कानून तोड़ दिया, धर्म का किला तोड़ दिया, नेम का घड़ा फोड़ दिया। ओंकार नाते कंठ के नीचे शराब का पहुंचना उनकी रसिकता वाचाल हो गई। मुस्कुराकर बोले, मैंने अपने धर्म की थाती मिस मालती के कोमल हाथों में सौंप दी, और मुझे विश्वास है कि वे उनकी यथोचित रक्षा करेंगी। उनके चरण कमलों की इस प्रसाद पर मैं 1000 धर्मों को न्यौछावर कर सकता हूँ। तो दोस्तों, आपने अभी देखा कि कैसे मिस मालती ने ओंकारनाथ को शराब पिला दी। तो आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सी कहानी या उपन्यास सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।